अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो में मैंने फेज़ के अंदर आपको ये बता दिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरेशन किस तरह से वर्क करती है। तो पाकिस्तान की फेडरेशन से रिलेटेड ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 41 से 89 तक चलता है और आज हम प्रेसिडेंट को इसके अंदर देख रहे हैं। सो आर्टिकल 41 जो है वो बेसिकली डील करता है कि आपका जो प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो आर्टिकल 41 डील करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट या पाकिस्तान का कौन सा शहरी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट डील करता है आपका आर्टिकल नंबर 41। ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सबसेक्शन तो यही बता रहा है कि प्रेसिडेंट एक होना चाहिए जो कि हेड ऑफ स्टेट होगा और रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर फिर कुछ चीज़ें हैं, वो कोई कल्चरल ड्रेस नहीं पहन सकता, उसको पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस वियर करना है, किसी वो प्रोविंस की नुमाइंदगी नजर करते हुए ना नजर आए, वो करे। ये छोटी छोटी चीज़ें साथ आती हैं। आर्टिकल 41 का सबसेक्शन 2 बेसिकली बात करता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कि अगर कोई बंदा इलेक्शन प्रेसिडेंट का लड़ना चाहता है, पहली बात तो यह है कि वो मुस्लिम होगा। दूसरी बात यह है कि उसकी जो एज होगी वो मिनिमम 45 ईयर्स होगी। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होगा। मतलब आर्टिकल 62 और 63 के जो कवानीन है, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन पर वो पूरा उतरता होगा। तो ये तीन चीजें आपकी बेसिक हैं जो क्या आपको देती हैं कि कोई बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है नहीं बन सकता। तो आर्टिकल 41 का सब सेक्शन 2 ये डील करता है। पहली बात है मुस्लिम होगा, दूसरी बात है एज 45 ईयर्स होगी, तीसरी बात यह है कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनने के वो काबिल होगा। ठीक है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए 25 साल है, तो जरी बात है 45 वाला तो होता है, एज ब्रैकेट भी आ जाएगी और आर्टिकल 62 63 के हिसाब से भी वो साफ सुथरा होगा। देन इसके बाद आर्टिकल 141 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द। अच्छा, अब इसका इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल 41 में बेसिकली तीन तरह की चीजें आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई, उसके बाद उसका इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। तो इलेक्शन प्रोसीजर की जहां तक बात है, तो प्रेसिडेंट के लिए वोट कौन कौन करेगा। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट के लिए जो वोट होगा ना, उसमें पहले तो नेशनल असेंबली प्लस सेनेट के मेंबर्स और 4 प्रोविंसेस की प्रोविंशियल असेंबलीज। नेशनल असेंबली प्लस सेनेट में ये है कि 1 वोट पर मेंबर काउंट होगा। ठीक है। मतलब 336 ये है और 96 ये है आफ्टर 18th एंड 25th अमेंडमेंट कोरिस्पॉन्डिंग 25th अमेंडमेंट कोरिस्पॉन्डिंगली। तो ये आपके 432 वोट्स हो जाएंगे। प्रोविंशियल असेंबलीज में ये है कि जो बलूचिस्तान की असेंबली है ना, उसके मेंबर्स हैं, ये मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर पे भी एक पूरी वीडियो की हुई है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फर्दर इसको देख सकते हैं। 65 मेंबर्स हैं, तो इनका तो वोट होगा 1 वोट पर मेंबर। अब पंजाब के 371, तो 371 का हमने वेटेड एग्रीगेट निकालना है 65 पे, बाकी प्रोविंसेस का हमने एग्रीगेट निकालना है 65 में। अब 371 में से फॉर इंस्टेंस एक मेंबर को मिले हैं, एक कैंडिडेट को 200, तो आप करोगे 200 डिवाइड बाई 371 मल्टीप्लाई बाय 65, तो जो वैल्यू आएगी तकरीबन 36 37, तो वो जो है वो आपका वोट सिक्योर्ड होंगे आउट ऑफ 65। तो टोटल इलेक्टोरल वोट्स इन एवरी प्रोविंशियल असेंबली 65 होंगे, बिकॉज प्रोविंशियल ऑफ असेंबली ऑफ बलूचिस्तान के 65 है। बाकी तमाम का आपने 200 जितना उसने गेंड किए वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 65, तो बाकी प्रोविंशियल असेंबली का आपने इस तरह करना है। तो पंजाब में तकरीबन 6 बंदे अगर वोट करें तो एक वोट बनेगा। सिंध में अगर 3 बंदे वोट करें तो एक वोट बनेगा। और केपीके के अंदर अगर 2.4 मेंबर्स वोट करें तो एक वोट बनता है फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
ठीक है। तो इस तरह से आपकी इक्वालिटी रिप्रेजेंट हो जाती है चारों असेंबली की, कि बलूचिस्तान की इक्वलेंट चारों असेंबलीज ने जो है वो वोट दिया है। प्लस इसमें एक और चीज, अगर कोई एक असेंबली डिसॉल्व है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है, कोई एक असेंबली इन हाउस नहीं है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होगा। कोई असेंबली डिसॉल्व है, हाउस क्योंकि पूरा कोरम पूरा नहीं होगा, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फिर नहीं होगा। अच्छा, चौथी चीज बता दी, चौथा जो सब सेक्शन है वो बताता है कि भाई इसकी टेन्योर क्या होगा। भाई भाई साहब आपने बता तो दिया कि ये इलेक्शन होगा, इसका टेन्योर क्या होगा। पिछले प्रेसिडेंट की जो टर्म अगर खत्म होने वाली है, तो उस टर्म खत्म होने के 60 दिन पहले, उसकी टर्म खत्म होने से 60 दिन पहले आप इलेक्शन करवा सकते हो, या उसकी टर्म खत्म होने के 30 डेज बाद तक आप इलेक्शन करवा सकते हो। ये दो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इससे पहले ना आप 60 डेज पहले सीधी सी बात है, असेंबली अगर सेशन में चल रही है, असेंबली की टर्म खत्म होने से पहले 60 दिन पहले में भी हो सकता है, और उसकी टर्म के 30 डेज बाद भी इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब 5 साल अगर उसके पूरे होने में भी 60 दिन रहते हैं, तो आप तब भी इलेक्शन करवा सकते हैं, और उसके 5 साल पूरे होने के बाद भी आप इलेक्शन करवा सकते हैं। फिर एक और बात, पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन होगा, सवाए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की जो वोटिंग होती है, और जो प्रोविंशियल असेंबली में चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन की वोटिंग होती है, उसके अलावा तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, सीक्रेट बैलेट। ये आपका आर्टिकल 41 है। तो आर्टिकल 41 की एग्जेम्पशन है सबसेक्शन 4 में, वहां पर वो ये कहता है कि अगर इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ अफोरसेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ जनरल इलेक्शन टू द असेंबलीज। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व है और टर्म पूरी हो गई है, फॉर इंस्टेंस अगर असेंबलीज हमारी 5 साल ही चलती हैं पूरी, और अगस्त में जैसे असेंबलीज तो 5 साल ही चली हैं और इलेक्शन टाइम पे होने होते, तो अभी जो हमारे करंट प्रेसिडेंट थे, वो क्यों उन्होंने टाइम उनको ज्यादा मिल गया, बिकॉज असेंबली खत्म हो गई थी पहले, और इलेक्शन थोड़े डिले हुए, तो 9 सितंबर को उनके टेन्योर खत्म हो रहा था, लेकिन नई असेंबली अभी मौजूद नहीं थी, असेंबली डिसॉल्व थी। तो वेट किया गया जब तक नई असेंबली नहीं बनी, जो कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद नई असेंबली बनी। उसके बाद 30 डेज के अंदर आप देखें, जैसे ही उन्होंने ओथ ले लिया तमाम के तमाम मेम्बरान असेंबली ने, तो 8 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपके इलेक्शंस जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवा लिए गए। तो इसी तरह से होता है कि जब आपकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व है और प्रेसिडेंट की टर्म कंप्लीट हो रही है, या उसके 60 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसकी जब नई नेशनल असेंबली आएगी तो तब ही आप इलेक्शंस करवा सकेंगे, बिकॉज सेनेट तो मौजूद है लेकिन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली मौजूद नहीं है, तो कोरम पूरा नहीं है, इसलिए इलेक्शंस उस वक्त नहीं हो सकते। इसके बाद आर्टिकल 41 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ। ठीक है, इसकी गुम, अब यहाँ से वापस ये सिनेरियो चलेगा रिकॉर्डिंग का। तो थोड़ा सा नेट का ये प्रॉब्लम चला था। अभी यहाँ पर हम कर रहे थे कि जो जो आर्टिकल 41 है, उसका जो सबसेक्शन 5 है वो क्या कहता है कि जो वैकेंसी है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, वो अगर आपने पूरी करनी है, तो उस बंदे ने अगर रिजाइन कर दिया है या कुछ भी चीज़ हुई है, तो 30 डेज जब तक वैकेंसी हो जाएगी, तो 30 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उसने उसको पूरा करना है 30 डेज के अंदर। वो 30 डेज में जरी बात है, चेयरमैन सेनेट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये आगे आर्टिकल 49 ये बात बताता है कि 30 डेज में वो चेयरमैन सेनेट जो होगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान होगा। आर्टिकल 41 का सबसेक्शन 6 ये कहता है कि जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, उसको किसी भी कोर्ट में या अथॉरिटी के आगे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये इंडेमनिटी मिल गई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, किसके तहत मिली है, आर्टिकल 41
सब सेक्शन 6 इंडेमनिटी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, कि भाई ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसी भी हायर अथॉरिटी के पास ये चैलेंज नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 41 का सबसेक्शन 6 ये हमें बात बताता है। तो आर्टिकल 41 बेसिकली क्या है, इलेक्शन कैसे होना है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और अगर किस तरह से क्या प्रोसीजर है, कब होना चाहिए क्या प्रोसीजर वगैरह, तो इन तमाम चीज़ों को जो डील करता है वो पाकिस्तान के 1973 के आइन का आर्टिकल 41 ये बात जो है आपको एक्सप्लेन करता है। अच्छा जी, अगली बात कि प्रेसिडेंट साहब का ओथ कौन लेगा। तो प्रेसिडेंट साहब के ओथ की जहाँ तक बात है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कंपिटेंट अथॉरिटी है कि जिसने ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट लेना है। और बाकी कैबिनेट और उनके जो मेंबरान हैं उनका ओथ कौन लेगा, वो प्रेसिडेंट लेगा। प्रेसिडेंट का ओथ लेने की कंपिटेंट अथॉरिटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू सेट आउट इन द थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत वो इलेक्शन लेगा, क्या नाम है वो आपका, ओथ लेगा। देन आपका आर्टिकल 43 है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस ये है, उसके अंदर ये है कि 43 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड नहीं करेगा ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, कोई और प्रॉफिट ऐसा होल्ड नहीं करेगा जिसको वो अपने बिजनेस वगैरह कोई कर रहा है तो उसको छोड़ देगा, वो गवर्नमेंट सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है तो उसको छोड़ देगा, क्योंकि उससे बेसिकली वो अपने बिजनेस को अपनी पोजीशन को यूज करके एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 43 सबसेक्शन 1 के तहत ये चीज प्रेसिडेंट के ऊपर लायबल है, या कोई भी मेंबर जो है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होल्ड कर रहा हो या कोई प्राइवेट बिजनेस ना चल रहा हो, ताकि उसकी जो रिम्यूनरेशन जो है वो, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि प्रेसिडेंट वो कर रहा होगा तो जहरी बात है दूसरा जो बंदा कोई भी है वो उसका कंपटीशन में जो बिजनेसमैन है वो जहरी बात है उसको एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन बन जाएगी। तो इसलिए फेयर मीन्स रखने के लिए आर्टिकल 43 जो है वो ये बात करता है। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो कैंडिडेट नहीं होगा फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, ये कैंडिडेट नहीं बन सकता। और अगर ऑलरेडी उसने कोई सीट रखी हुई, फॉर इंस्टेंस जो आपके 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे आरिफ अलवी, ही वाज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम NA 247 कराची एट दैट टाइम, बट जब उन्होंने इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट लड़ा तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी जो सीट थी वो क्या होगी जी, वो वैकेंट कंसीडर की गई, और फिर वहां पर क्या हुआ था, वहां पर बाय इलेक्शन हुआ था। सो सीधी सी बात है, इलेक्शन लड़ नहीं सकता प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब रिजाइन भी कर दे ऑफिस से हट जाए तो 2 साल तक वो उसके बाद भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना प्रेसिडेंट ना गवर्नर। ठीक है, बिकॉज ये फेडरेशन की नुमाइंदगी होते हैं, और 2 साल बाद में ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इनके ऊपर एक कानूनी एक वो है। ठीक है, देन आर्टिकल 44 पे मूव करते हैं, जो कि टर्म ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो होगा उसकी टर्म्स कितने साल की होगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 5 साल जो है, आर्टिकल 41 का सब सेक्शन कहता है कि जब से वो ऑफिस में जाएगा, अनलेस वो मर जाए या कोई उसकी इम्पीचमेंट हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, उसके अलावा 5 साल, अनलेस इम्पीचमेंट, 5 years टर्म है। किसकी है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। इसके बाद री इलेक्शन के लिए वो लड़ सकता है, आर्टिकल 44 का सबसेक्शन 2 भी उसको कहता है री इलेक्शन, लेकिन 2 times मैक्सिमम है भाई, 2 times से ज्यादा कॉन्जेक्टिवली वो नहीं लड़ सकता। और अगर उसने रिजाइन करना है तो वो रिजाइन कैसे कर सकता है, कि वो अपना रिजिग्नेशन लेटर नेशनल असेंबली के स्पीकर को भिजवाएगा। नेशनल असेंबली के स्पीकर को भिजवाएगा कौन, प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन, तो वो रिजाइन कर सकता है। आर्टिकल 44 में बेसिकली एक चीज ये, टर्म 5 years होगी, 2 times कॉन्जेक्टिव बना जा सकता है, और तीसरी बात ये अगर रिजिग्नेशन करना है तो रिजिग्नेशन जो है वो किसके तहत किसको भेजा जाएगा, नेशनल असेंबली के स्पीकर को।
सो आर्टिकल 41 से 44 तक आज हमारा सिलसिला था, दो फेज में किया। पहले मैंने जस्ट जनरल फेडरेशन के वर्किंग और प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम वो बताई गई। अब आर्टिकल 45 टू 49 जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आर्टिकल 41 टू 44 यहाँ तक कर लिया है। तो होप सो आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।